हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस पेपर 1 सॉल्व कर रहे थे और सेक्शन ए हमने सॉल्व कर लिया था, यानी कि पहले 5 क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस पेपर 1 के। तो आज बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। सेक्शन बी स्टार्ट है, तो ये 4 मार्क्स का है, वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ e पावर 3x cos पावर 5x dx। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है मैं टाइप बता देता हूं। ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, e पावर mx cos nx इंटीग्रल इसका, या फिर e पावर mx sin nx। मतलब ये कि यहां जहां 3 और 5 दिख रहा है वहां पर कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, 4, 3, 5, 7। मोस्ट प्रोबेबली यहां पर तुमको नेचुरल नंबर्स ही मिलेंगे और कॉस की जगह साइन भी हो सकता है। और दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस एक ही ढंग से सॉल्व करने हैं। अब ये ऐसा इंटीग्रल है, इंटीग्रैंड इस टाइप का है कि इसमें 2 फंक्शंस हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग टाइप के फंक्शंस हैं। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर साइन हो या कॉस हो, बात तो वही रहेगी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जब 2 अलग टाइप के फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम सब जानते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, ये तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं बन सकते। अब बाय पार्ट्स के भी कुछ रूल होते हैं। बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन चूज करते हैं, फिर सेकंड फंक्शन चूज करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन चूज करना, सेकंड फंक्शन चूज करना, इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा जो इंटीग्रैंड है इसमें 2 फंक्शन है, इसमें से किसका इंटीग्रेशन हमको पता है और किसका डेरिवेटिव हमको पता है। तो देखो एक बात क्लियर है कि डेरिवेटिव तो हमें हर फंक्शन का ही पता होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी इंटीग्रेशन पता है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका भी इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो वो जो तुमने पढ़ा होगा रूल सिलेट का, ये चाहे इसको मानो चाहे इसको ना मानो, जिस मर्जी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये रूल क्यों बना है कि जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है वो हमारा सेकंड फंक्शन बने। ये रूल उस तरह से बना है। लेकिन यहां पर क्योंकि हम दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो इसलिए हमारी मर्जी है कि हम किसी भी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और किसी भी फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। तो देखो वैसे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट फंक्शन कहलाता है, तो मतलब इस रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होना चाहिए, सेकंड फंक्शन होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम इसके उलट चल के करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सही आंसर आएगा। तो सॉल्यूशन में हमने लिखा I इज इक्वल टू इंटीग्रल e पावर 3x cos 5x dx। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं स्टूडेंट्स के ये रूल हमेशा ही वायलेट करो, ये रूल बना है तो फॉलो करने के लिए ही बना है। लेकिन इन टाइप के क्वेश्चंस में ये जो खास टाइप है, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी फर्स्ट फंक्शन माना जा सकता है। तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फिर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इसका मल्टीप्लाई करके फिर dx। अब 2 इंटीग्रल के साइन आए हैं तो 2 बारी dx भी लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो अब हम इंटीग्रल करते हैं।
ई पावर 3x, अब कॉस का इंटेग्रल कितना होता है, साइन, तो साइन 5x डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि x का जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है, इंटेग्रेशन का ये रूल है, माइनस 3 बाहर, ये वाला 3 बाहर, इंटेग्रल ई पावर 3x इंटू साइन 5x अपॉन 5 dx, मैंने इसका भी इंटेग्रल कर दिया। और स्टूडेंट्स यहां पर भी खास बात है कि इंटेग्रेशन जब हम ये अंदर वाली इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो प्लस सी नहीं यूज करते, प्लस सी बाद में ही यूज किया जाता है हमेशा। तो अब ये सिंप्लीफाई और हम कर देते हैं थोड़ा सा, i इज इक्वल टू 1/5 ई पावर 3x साइन 5x माइनस 3/5 इंटेग्रल ई पावर 3x साइन 5x dx प्लस c। अब देखो इस वाले फंक्शन में ये क्वेश्चन आ जाता है, इस वाले क्वेश्चन में ये फंक्शन तैयार हो जाता है। देखो ये हो गया तैयार। तो अब फिर बाय पार्ट्स लगाएंगे, ऑब्वियसली बाय पार्ट्स लगाना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो 1/5 ई पावर 3x साइन 5x माइनस 3/5, क्योंकि दो टर्म्स आनी है और बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा देना ही बेहतर है। तो फिर से हम फर्स्ट फंक्शन ई पावर 3x को मानते हैं और इसका डेरिवेटिव इसका इंटेग्रल कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 5x अपॉन 5, क्योंकि मल्टीप्लाई में है और माइनस है तो ब्रैकेट लगाना ठीक रहेगा, माइनस इंटेग्रल 3 ई पावर 3x, और ये माइनस क्योंकि यहां भी आएगा माइनस कॉस तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस 5x अपॉन 5 dx, ये ब्रैकेट यहां पे क्लोज हो गया, प्लस c एज इट इज, ये बन गया हमारा। अब इन ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, i इज इक्वल टू 1/5 ई पावर 3x साइन 5x। अब देखो ये माइनस की टर्म है, ये वाली टर्म यहां भी माइनस है तो ऑब्वियसली प्लस हो गया। अब 3 पहले से ही था, 5 पहले से ही था, ये 5 भी इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 3/25 ई पावर 3x कॉस 5x, ये प्लस की टर्म है, यहां माइनस है तो ये माइनस की टर्म बनेगी, और 3/5 यहां पर भी है, 3/5 यहां पर भी है, तो 9/25 इंटेग्रल ई पावर 3x कॉस 5x dx प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी अजीब बात हो गई यहां पर, हम इंटेग्रेशन शुरू कहां से कर रहे थे करनी, ई पावर 3x कॉस 5x का इंटेग्रल, और फिर से सॉल्व करते करते इन बिटवीन ये आ गया। तो जब भी ऐसा आ जाए तो हमें पता है कि ये एक ऐसा ढीठ इंटेग्रल है जो सॉल्व नहीं होगा, तो हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि इसको बेवकूफ बनाते हैं, इसको आई मान लेते हैं। हम पहले से ही इसको आई मान के चल रहे थे, इसको आई पुट करके और लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। देखो ऐसे, अब यहां से ये दो टर्म्स रह गई हमारी, इन दो टर्म्स में एक तो 1/25 कॉमन है और ई की पावर 3x कॉमन है, तो मैं वो दो चीजें कॉमन लिखूंगा, 1/25 ई की पावर 3x ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में 25 कॉमन लिया है तो ऑब्वियसली 1/5 से अगर 25 निकाला है तो 5 ऊपर आएगा, 5 साइन पावर साइन 5x प्लस 3 कॉस 5x माइनस 9/25 i प्लस c। ये i क्या है, देखो i की वैल्यू क्या थी, ये इंटेग्रल, यहां पर ये इंटेग्रल i। अब ये जो 9i/25 है ये लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं हम, तो i प्लस 9i/25 इज इक्वल टू 1/25 ई पावर 3x ब्रैकेट 5 साइन 5x प्लस 3 कॉस 5x प्लस c। अब यहां पे 25 एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा, 25i प्लस 9i यानी कि 34i
अपॉन 25 इज इक्वल टू 1/25 ई पावर 3x 5 साइन 5x प्लस 3 कॉस 5x प्लस c। अब दोनों 25 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि हमने क्या किया, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। तो 25 c से मल्टीप्लाई होगा तो भी हम उसको c ही मान के चलेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट में अगर हम 25 मल्टीप्लाई भी कर दें तो कांस्टेंट ही रहेगा। 34 इधर आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 1/34 e की पावर 3x 5 साइन 5x प्लस 3 कॉस 5x प्लस c। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया, ये सॉल्व हो गया और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, कई बुक्स में, बड़ी बड़ी बुक्स में जो बहुत ज्यादा फॉलो होती हैं, उनमें स्टूडेंट्स अगर ये लिखा हुआ होता है क्वेश्चन तो इसका डायरेक्ट आंसर यहां पे दिया हुआ होता है, वो फॉर्मूला बना के दिया हुआ होता है। तो ये डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि तुम सब जानते हो कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 4 मार्क्स अगर चाहिए तो 2 बार तो बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। एक बार यहां बाय पार्ट लगाया फर्स्ट स्टेप पे, उसके बाद फिर यहां बाय पार्ट लगाया और सिंप्लीफाई किया। तो ये करने के बाद ही 4 मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स जितने स्टेप्स भी तो होने चाहिए ना। और मोर ओवर एक और बात है कि अगर फॉर्मूले में हल्का सा भी, वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ होता है, अगर उसमें हल्का सा भी गलती हो गई तो वो जो 2 नंबर मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर इस तरह बाय पार्ट्स कर रहे हो तो जितने स्टेप्स ठीक हैं उतने के तो नंबर मिलेंगे। तो इसलिए अगर 4 कंप्लीट मार्क्स लेने हैं इस क्वेश्चन में तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जैसे मैंने यहां पर सॉल्व किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका हम और पार्ट करते हैं। इसमें और पार्ट मैंने डाला हुआ है, तुमने देखा ही होगा और पार्ट में कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है और पार्ट, मैंने जो प्रैक्टिस पेपर बनाया है उसका। मुझे पक्की उम्मीद है कि लिमिट ऑफ अ सम का क्वेश्चन चॉइस में 100% आएगा ही। तो क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 5 x² + 2x - 1 dx एज लिमिट ऑफ अ सम। तो लिमिट ऑफ अ सम, ये तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो हमने लिखा I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to 5 x² + 2x - 1 dx। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने क्या नोट करना है, हेयर a इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, b इज इक्वल टू 5 अपर लिमिट, इंटीग्रैंड फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू x² + 2x - 1। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है, देयरफॉर NH इज इक्वल टू b - a इज इक्वल टू 5 - 0 इज इक्वल टू 5। अब ये NH क्या है, जहां मैंने इंटेग्रेशन में लिमिट ऑफ अ सम, इंटेग्रल के प्लेलिस्ट में जाके देखो, वहां पे मैंने बहुत ही क्लियरली समझाया है कि लिमिट ऑफ अ सम में ये n और h क्या है। यहां पर तो मैं सिर्फ तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना ही सिखाऊंगा। मेथड अगर सीखना है तो तुम प्लेलिस्ट में जाके 10+2 इंटेग्रल में सर्च करके वीडियो देख सकते हो। तो ये तो था पहला स्टेप, हमने इंटेग्रल के बारे में कुछ नोट किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, f ऑफ लोअर लिमिट a, f ऑफ a वो क्या होगा, f ऑफ 0 होगा। तो यानी कि फंक्शन में 0 पुट करो तो 0 + 0 - 1 इज इक्वल टू -1। फिर f ऑफ a + h, तो 0 + h, f ऑफ a तो 0 है तो 0 + h इज h। f ऑफ h कितना होगा, देखो x की जगह h पुट कर दो, h² + 2h - 1। फिर f ऑफ a + 2h ये हो जाएगा f ऑफ 2h, क्योंकि a तो 0 है। तो 2h² + 4h - 1। 4h क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 तो पहले ही था, देखो 2x, x की जगह 2h पुट करोगे तो 2 × 2h 4h हो जाएगा। और इस तरह करते हुए हमने कहां तक जाना है,
जिनको ये क्वेश्चन आता है वो ये जान ले, अपने आप बोल देंगे और इस वक्त उनके दिमाग में आ रहा होगा कि एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, यानी एफ ऑफ एन माइनस वन एच। तो ये क्या बन जाएगा, एन माइनस वन स्क्वेयर एच स्क्वेयर प्लस 2n माइनस वन एच माइनस वन। देखो फंक्शन में x की जगह n माइनस वन एच पुट करना है, n माइनस वन का स्क्वायर h का स्क्वायर, 2 इंटू एन माइनस वन इंटू एच माइनस वन, वही चीज मैंने बना दी। ये तो था सेकंड स्टेप। देखो लिमिट ऑफ अ सम पार्ट्स में चलता है। पहला पार्ट है ये तीन चीजें a b एफ एक्स और एन एच। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन वाली लाइनें लगाकर एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच फाइंड आउट कर लिया। अब आगे हमने लिखना है फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे वी नो दैट। हम लिमिट ऑफ अ सम का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं और वो क्या फॉर्मूला है, देखो फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो इंटेग्रल लिमिट ऑफ अ सम से सॉल्व करते हैं वो क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेज 0, h ब्रैकेट स्टार्ट एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ये ब्रैकेट जो है बहुत ध्यान से देख लेना, जितनी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है उतनी ब्रैकेट बंद भी हो रही है। कई बार स्टूडेंट्स यहां ये लास्ट ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। तो ये तो था फॉर्मूला। तो देखो हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं एच, और ये कैसे सॉल्व करना है अभी देख लेते हैं। हमने क्या किया, देयरफॉर आई इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एच, एफ ऑफ ए कितना था देखें जरा, एफ ऑफ ए था माइनस वन, एफ ऑफ ए प्लस एच था एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस वन, एफ ऑफ ए प्लस 2h था 4, अब इसको 4 कहा जा सकता है, 4h स्क्वायर 4h माइनस वन, और एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच था ये। तो ये सारी चीजें यहां मैं पुट करने वाला हूं अब, माइनस वन प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस वन प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस एन माइनस वन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2n माइनस वन एच माइनस वन। अब यहां तक तो स्टूडेंट्स ज्यादातर ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एक एक स्टेप हम पीछे वाले स्टेप से देख देख के चल रहे हैं। अब यहां आके कंफ्यूजन हो जाती है कि इसके बाद क्या करना है। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि इसके बाद तुम्हें कैसे सोचना है। तुम ये लास्ट टर्म पे ध्यान दो बस, बाकी छोड़ दो। ये शुरू में जो भी लिखा हुआ है ये तुमने पुट कर दिया, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो चलेगा क्वेश्चन, ये लास्ट टर्म के हिसाब से तुमने लिखना है सारा कुछ। देखो कैसे लिखना है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h। अब जो लास्ट टर्म है हमारी, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, माइनस वन। तो माइनस वन के साथ n मल्टीप्लाई करो, माइनस वन और n मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस n आ जाएगा, वो लिखो प्लस। अब जहां पर तुमने n माइनस वन स्क्वायर लिखा है, यहां तुमने बड़ा ब्रैकेट बना के लिखना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n माइनस वन स्क्वायर, मतलब ये, और साथ में h स्क्वायर तो है ही, यानी ये वाली टर्म क्या बन गई, 1 से लेके n माइनस वन तक के स्क्वायर्स का सम बन गई। हो भी यही रहा है, देखो यहां 1 का स्क्वायर है, यहां 2 का स्क्वायर है, आगे 9h स्क्वायर होता तो 3 का स्क्वायर होता, और करते करते यहां तक आते। हमने इन सबको इकट्ठा लिखना है, तो यहां से आइडिया मिल जाता है कि जहां तो n माइनस वन का स्क्वायर आया है, वहां 1 से लेके n माइनस वन तक का होल अलग अलग स्क्वायर्स आएंगे और h स्क्वायर आएगा। और हमने ये कर दिया, ये कर दिया। अब ये वाली टर्म है हमारे पास 2n h, तो n माइनस वन है जहां पर, प्लस जहां n माइनस वन है वहां 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस n माइनस वन, यानी 1 से लेके n माइनस वन तक का सम आ जाएगा, 2 इधर और h।
तो मैंने सब कुछ लास्ट टर्म को देखकर ही लिखा है। एक बार फिर देख लो, आराम से चल रहा हूं, जल्दी नहीं कर रहा, कि जहां h का स्क्वायर है उसके साथ n-1 का स्क्वायर तो हमेशा ही होगा। तो जहां n-1 का स्क्वायर है वहां 1 से लेके n-1 तक के स्क्वायर्स का सम, जहां n-1 है वहां 1 से लेके n-1 तक का सम, बस यही तो है। और जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट नंबर के साथ n मल्टीप्लाई करो और यहां लिख दो। अगर यहां पे +2 होता तो यहां 2n हो जाता, यहां 5 होता तो यहां 5n हो जाता, यहां -1 है तो -n हो गया। तो ये मेथड है। शुरुआत की 2-3 टर्म्स को तुम इग्नोर करके बस इसको पूरा जोर दे के चल पड़ो। बस यही स्टेप है स्टूडेंट्स जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को परेशान करता है। अगर यहां तुमने संभाल लिया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इसके बाद तो 2 11th क्लास के फॉर्मूले लगने हैं और क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो कैसे, I इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h -n तो पहले ही था, प्लस अब इसका सम जो होता है ये सीरीज का सम क्या है, n-1 2n-1 होल अपॉन 6 इंटू h स्क्वायर। इस पूरे सीक्वेंस का सम ये होता है, ये 11th क्लास में तुम कर चुके हो। प्लस 2 इंटू इसका सम कितना होता है, n-1 अपॉन 2 इसका, ये भी 11th क्लास में आ चुका है, बल्कि ये तो 10th क्लास में ही आ गया था, इंटू h। तो देखो एकदम से इजी लगने लगा, एकदम ये डॉट 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 और प्लस एंड सो ऑन वाली टर्म गायब हो गई। अब बारी आती है ये जो बाहर h पड़ा है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने लिखा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस NH, ये h n से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस देखो अब ये h स्क्वायर है तो ये h अंदर आएगा तो h क्यूब हो जाएगा, 3 हो जाएगी पावर h की। तो हम वो जो 3 पावर्स हैं यानी कि 3 h मल्टीप्लाई हैं उनमें एक h इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं NH, एक h इस ब्रैकेट में डाल देते हैं NH माइनस h, एक h इस ब्रैकेट में डाल देते हैं 2NH माइनस h होल अपॉन 6। देखो यहां से h कॉमन लोगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, यहां से भी h कॉमन लोगे तो h क्यूब हो जाएगा। सेम बात है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत देखो, हमें NH की वैल्यू पता है, तो जहां NH है वहां तो 5 आएगा, और जहां पर अकेला h है वहां पर h अप्रोचेस टू 0 है। तो जहां अकेला h है वहां 0, जहां NH है वहां 5। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस अब ये h फिर इधर आएगा मल्टीप्लाई होने तो h स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी 2 नंबर मल्टीप्लाई में है तो सेम चीज NH माइनस h, ये हो गया। यहां भी देखो h कॉमन ले लो तो h स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लिमिट पुट करने लगे हैं, मतलब अब ये चीज नहीं लिखनी हमने, अब NH को लिखना है 5 तो माइनस था, प्लस 5 माइनस 0 और 10 माइनस 0 क्योंकि 2NH है अपॉन 6 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 0। देख लो, आराम से देख लो, NH जहां पर भी है इकट्ठा वहां 5 है, 2NH यानी 5 इंटू 2 10, जहां अकेला h था वहां 0, NH 5 और अकेला h 0। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब इससे आगे देखो पेज मेरा खत्म हो रहा है, पेज पलट लेते हैं। तो अब इससे अगला स्टेप क्या होगा, देखो -5 प्लस, अब ये क्या चीज है, 25 इंटू 10 यानी 250/6 प्लस 25, देख लो यही आएगा। इस पेज को अब हटा लेते हैं, तो ये क्या बन गया, 25 माइनस 5 इज 20, तो 250/6 प्लस 20, 25 माइनस 5 इज 20। अब यहां 6 LCM ले लो, 250/6 प्लस 120, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 250 प्लस 120/6। हमने क्या किया, 6 LCM आ गया, तो 250 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 370/6। तो अब ये 2 से कैंसिल हो सकता है, 3
और ये 2 से कैंसिल हुआ, कितना आएगा देखो, 2 1 द 2, 1 बचा, 8 द 16, 1 बचा 5, 185। तो इंटेग्रल की वैल्यू आ गई 185/3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसको तुम हमेशा ठीक ही करके आओगे। क्यों? क्योंकि इसको चेक भी किया जा सकता है। कैसे चेक करेंगे? देखो, हम चेकिंग करते हैं जो कि तुमने फेयर में करके नहीं दिखानी। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हम इसको चेक करते हैं डायरेक्ट इंटेग्रल करके। इंटेग्रल था क्या? 0 to 5 x² + 2x - 1 dx। तो इसका इंटेग्रल करेंगे तो x³ प्लस x², क्योंकि x²/2 × 2 था यहां पे तो कैंसिल हो गया, -x। लिमिट्स हैं 0 to 5। तो देखो 5 पुट करो, 125/3 प्लस 25 -5, 0 है, 0 0 0, वो लिखने की जरूरत नहीं। तो 125/3 प्लस 20, 3 आ गया एलसीएम, 125 प्लस 60/3, तो ये आ गया 185/3। तो डायरेक्ट इंटेग्रेशन करके जो आंसर आया वही हमारा पहले आया था। इसका मतलब हमारा जो ये पूरा सॉल्यूशन है 4 मार्क्स का वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर मैच ना करे तो पहले इसको जरूर चेक करना कि यहां कोई गलती ना कर दियो। मान लो मैच नहीं करता, यहां कुछ और आंसर है, यहां कुछ और आंसर है, तो पहले इसको चेक कर लेना कहीं यहां गलती हो और वहां गलती ना हो और उसको तुम गलत मान बैठो। ऐसा ना करना, पहले इसको चेक करना। अगर ये बिल्कुल ठीक है तो फिर वहां पर तुम दोबारा चेक कर सकते हो, क्योंकि आंसर तो यहां से तुम्हें पता लग ही गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो खत्म हो गया, और पार्ट भी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा 7th क्वेश्चन। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2,2, 5,6, 9,1। ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन यूज करके। तो ये कौन सा चैप्टर हुआ? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें सबसे पहले हमने सॉल्व कैसे करना शुरू करना है। गिवन a 2,2, b 5,6, c 9,1। तो डायग्राम बनाना है, रफ स्केच। रफ स्केच हम बना लेते हैं। ये पेन से ही तुम आंसर शीट पे बनाओगे, ये ग्राफ पेपर पे ये स्केच नहीं बनाना। ग्राफ पेपर के लिए तो LPP वाला क्वेश्चन होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला। तो हम अंदाजे से बनाते हैं। यहां 2,2 होगा, फिर 5,6 थोड़ा यहां पर होगा और 9,1 यहां पर होगा। अंदाजे से देखो 2,2 थोड़ा सा इधर आए 5,6 और फिर यहां अगर 5 है तो 9 इधर होगा, 9,1 अंदाजे से। तो हम इनको जोड़ देते हैं। तो ये A, ये B, ये C, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो अब देखो, एक तो x यहां पर है, एक x यहां पर है और एक x यहां पर है। यहां पर x कौन सा है? 2, यहां पर 5, यहां 9। तो मैं हमेशा समझाता हूं, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के अगर वीडियोस देखोगे, खास तौर पे पहले 2 वीडियोस में तुमको मैंने बहुत ही ध्यान से इसको शेड करना सिखाया है। और वो शेडिंग क्यों है? देखो, हमने शेडिंग करनी है इस एरिया की। कैसे? y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, उसका हमें बहुत फायदा मिलता है। देखो, अब हमने y एक्सिस के पैरेलल जब लाइंस ड्रॉ की हैं शेडिंग के लिए, तो हम देख रहे हैं कि 2 से लेके 5 तक AB से AC तक ये लाइनें आ रही हैं। AB से शुरू हो रही हैं और AC पे खत्म हो रही हैं। लेकिन 5 के बाद अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो ये जो लाइंस शेडिंग वाली बन गई, ये BC से AC तक आ रही हैं। मतलब हमारी कर्व जो है शेडिंग में वो चेंज हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियसली
दो इंटेग्रल्स बनेंगे। अब यहां बहुत क्लियर है कि दो इंटेग्रल्स तो बनेंगे, लेकिन हम और सिंपल कर लेंगे, तीन इंटेग्रल्स में काम करेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे? देखो, 2 से लेके 5 तक ए बी प्लस में है और ए सी माइनस में है। 5 से लेके 9 तक बी सी प्लस में है और ए सी माइनस में है। तो बेसिकली ए सी जो है वो 2 से लेके 9 तक माइनस में ही है। तो हम इंटेग्रल इस तरह से बनाएंगे कि 2 से लेके 5 तक ए बी प्लस में, 5 से लेके 9 तक बी सी प्लस में और 2 से लेके 9 तक ए सी माइनस में। इस तरह से हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें ए बी, ए सी और बी सी की इक्वेशंस चाहिए, जो कि हम अब सबसे पहला हमारा काम होगा फाइंड आउट करने का। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे आएगा? 2 पॉइंट फॉर्मूले से, x2 y2 ये है, x1 y1 ये है। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 2 x माइनस 2। 2, x1 y1 है, देखो x1 y1, x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये अप्लाई कर दिया मैंने। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 x माइनस 2, 3 इधर आ गया, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। अब ये 6 इधर भेज दो, तो 3y इज इक्वल टू 4x माइनस, ये 6 जो है प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 8 यानी कि माइनस का 2, और इस 3 से भी डिवाइड कर दो। y इज इक्वल टू 4/3x माइनस 2/3। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन या साइड ए बी, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ बी सी और ए सी ये भी फाइंड करके यहां पर लिखेंगे, लेकिन यहां पे मेरा पेज जो है वो खत्म हो रहा है, पेज पलट लेते हैं। तो यहां पर मैं ऐसा करता हूं, दोबारा से इतने पोर्शन में वो ए बी सी लिख लेता हूं। क्या क्या थे? 2,2, बी था 5,6 और सी था 9,1। हम ए बी की इक्वेशन पता कर चुके थे। अब हम स्टेप बनाएंगे इक्वेशन ऑफ बी सी। बी सी में x2 y2 इसको मान लो, x1 y1 इसको मान लो। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 अपॉन 9 माइनस 5 x माइनस 5। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4 x माइनस 5। तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4y माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 5 से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 5x प्लस का 25, माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस 25, ये 24 उधर जाएगा। तो हमारे पास आ गया 4y इज इक्वल टू माइनस 5x तो पहले ही था, 24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 24 और 25 प्लस होंगे तो प्लस 49 आ गया। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस 5/4 x प्लस 49/4, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन ऑफ बी सी भी हमारे पास आ गया। अब इक्वेशन ऑफ ए सी। तो ए सी में हम ए जो है वो x1 y1 मान लेंगे, x2 y2 c मान लेंगे। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन 9 माइनस 2 x माइनस 2, यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, -1 अपॉन 7 9 माइनस 2 x माइनस 2। अब 7 को इधर भेज दो, तो 7y माइनस 14 इज इक्वल टू -1 से ब्रैकेट खोल दो, माइनस x प्लस 2, यानी कि 7y इज इक्वल टू माइनस x, और ये 14 भी इधर आगे प्लस का हो जाएगा, प्लस 16। तो y क्या आ गया, -1/7 x प्लस 16/7, इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास साइड्स ए बी ए सी और बी सी की
इक्वेशंस आ गई, तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू शेडेड रीजन, और शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? 2 से लेके 5 तक ए बी प्लस में थी, तो ए बी की इक्वेशन हम पीछे से देखते हैं क्या था। देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये लिखी हुई है y इज इक्वल टू 4/3x माइनस 2/3, 4/3x माइनस 2/3, तो 4/3x माइनस 2/3 dx। फिर प्लस 5 से लेके 9 तक अगर हम डायग्राम दोबारा देखें, देखो हम डायग्राम दोबारा देखते हैं। 2 से लेके 5 तक ए बी प्लस में, 5 से लेके 9 तक बी सी प्लस में, 5 से लेके 9 तक बी सी की इक्वेशन कहां है? ये इक्वेशन नंबर 2, माइनस 5/4 x प्लस 49/4 dx, और AC जो था वो 2 से लेके 9 तक माइनस में ही था, तो माइनस इंटेग्रल 2 to 9 AC, ये इक्वेशन AC की है, माइनस x/7 प्लस 16/7 dx। अब इन 3 सिंपल से इंटेग्रल्स को सॉल्व करना है बस। तो 4x² क्योंकि ये 3 पहले से ही था, x²/2 आएगा तो 6 हो गया, माइनस 2x/3, इसकी लिमिट्स हैं 2 to 5, प्लस इसमें क्या आएगा? माइनस 5x² 8 प्लस 49x/4, 5 to 9, माइनस x² 14 प्लस 16x/7, 2 to 9। अब देखने में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और इस स्टेप के बाद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती भी हैं, लेकिन मैं एक शॉर्टकट बताता हूं स्टूडेंट्स तुमको। यहां तक तो देखो सिंपल इंटीग्रेशन की है हमने, एज इट इज लगा के रख दी है, लिमिट्स भी अभी ओपन मैंने नहीं की। तो इसमें शॉर्टकट क्या होगा? इसमें शॉर्टकट ये होगा कि हमने करना क्या था, एरिया ढूंढना था इस ट्राइंगल का जिसकी वर्टिसेस ये हैं। तो इसका एक बड़ा ही छोटा और आसान तरीका हमें कहां पता है? हमें पता है डिटर्मिनेंट का वे। तो अब हम क्या करेंगे? तुमने करना क्या है? तुमने करना ये है कि रफ में तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करो। कैसे? हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट, देखो 2 2 1 5 6 1 9 2 1, ये तो तुम डिटर्मिनेंट्स के मेथड भी जानते हो, तो वही हमने लगा दिया। 2 6 माइनस 2 4 माइनस 2, ये ब्रैकेट ये छोड़ दिए रो और कॉलम, 5 माइनस 9 5 माइनस 9 यानी माइनस 4 प्लस 1, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, 10 10 माइनस 54 तो माइनस 44। तो ये कितना बन रहा है? देखो 1/2 तो बाहर है, 8 प्लस 8 माइनस 44, तो हाफ 16 माइनस 44, हाफ 16 माइनस 44 कितना आ जाएगा? देखो 44 में से 16 माइनस करो, 14 में 6 गए 8, ये 3 में से बन गया 2, माइनस 28, ये कैंसिल होके 14, तो ये आ गया माइनस 14। लेकिन हम सब जानते हैं कि एरिया माइनस में होता ही नहीं है, तो जब डिटर्मिनेंट में भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें मॉडुलस लगा देते होते हैं, सारे क्वेश्चन में मॉडुलस लगा देते हैं। कल भी मैं समझा रहा था यही चीज, मॉडुलस लगा देते हैं। तो एक्चुअली एरिया कितना है? 14। तो स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, ये सारी इंटीग्रेशन करने के बाद 14। तो बस यहां पे लिखो फिर
क्या लिखो, सीधा आंसर लिखो, क्यों कॉम्प्लिकेशन में पढ़ना, नंबर पूरे मिलेंगे। तो एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 14 स्क्वायर यूनिट्स। और अगर तुमको लगता है कि भाई ये तो बहुत ही डायरेक्ट हो गया, तो तुम एक बार यहां 5 और 2 पुट कर दो, यहां पे 9 और 5 पुट कर दो, और यहां पे 9 और 2 पुट करके एक बार लिख दो इसको, बस जैसे ओपन करते हैं, और वो करने के बाद ऐसे कर दो। बेसिकली आंसर सही ही लिखना है, वरना नंबर कट जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जब यहां तक हम बिल्कुल ठीक करते आए हैं तो नंबर क्यों कटें, तो मैंने तुम्हें शॉर्टकट बता दिया स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्या किया, सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन किए। अगर तुम्हें पसंद आए तो लाइक, शेयर और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई। मेरे सब्सक्राइबर बहुत दिनों से उतने के उतने ही हैं। हाँ ठीक है, मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन फिर भी सब्सक्राइबर तो बढ़ते, हर कोई देखना चाहता है। अगर पसंद है तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ। तुम्हारे जो जूनियर्स हैं वो भी +2 में आ गए होंगे, उनको रिकमेंड करो मेरा चैनल। और कमेंट सेक्शन में जाके कोई सजेशन हो वो भी दे दो, या 1 to 5 के स्केल पे मेरे इस वीडियो को रेट भी कर दो। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा पार्ट 2 प्रैक्टिस पेपर 1 का, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले पार्ट में हम ये सारा का सारा पेपर खत्म कर दें। तो तैयारी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।